नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 16 दिसंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ है? तो भैया, जो डोकाला का ट्राई जंक्शन है इंडिया भूटान चाइना के बॉर्डर पे, वहाँ पे चाइना ने एक रोपवे बनवाया है, कुछ सड़कें बनाई हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर राज्यसभा में लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने स्टेटमेंट दिया है कि राज्यों के पास कॉन्करेंट लिस्ट में अपनी खुद की ताकत है यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड, पर्सनल लॉ से रिलेटेड नियम कानून बनाने की। फिर अगर राज्य की सरकार की किसी कंपनी को ब्रॉडकास्टिंग करनी है, अपने खुद के एजुकेशनल प्रोग्राम्स को या सरकारी प्रोग्राम्स को टीवी चैनल्स के माध्यम से दिखाना है, तो प्रसार भारती के थ्रू ही करना पड़ेगा, प्राइवेट माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इसके बारे में बात करूंगा। पब्लिक सर्वेंट्स को गिल्टी बताया जा सकता है ऑन ग्राफ ऑफ सर्कमस्टांशियल प्रूफ। इस बात को लेकर ऑलरेडी एक वीडियो में सुबह अपलोड कर चुका हूं चैनल पे, आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, कर्बिंग एयर पॉल्यूशन इन इंडिया नीड्स एफर्ट्स अक्रॉस साउथ एशिया। अगर पूरे इंडिया में पॉल्यूशन कम करना है तो पूरे साउथ एशिया में पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। सिर्फ इंडिया के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को लगा के हम पॉल्यूशन कम नहीं कर सकते। और यूएस ने इंडो पैसिफिक का कंसेप्ट ही चाइना को कंटेन करने के लिए बनाया है, ऐसा कुछ चाइनीज डिप्लोमेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली देखिए तो बिहार में कुरहानी बाई इलेक्शन में बीजेपी जीत गई, तो इसका क्या मतलब है बिहार की पॉलिटिक्स के लिए, इसके बारे में बात की गई। फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन, इसके रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल। ओल्ड पेंशन स्कीम को लाना सही नहीं होगा। मोरक्को यहाँ पे इतना आगे पहुंचा वर्ल्ड कप में, फाइनली फ्रांस से हार गया 0-2 से, इसके बारे में। इन एक्साइल एंड ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ होम, यहाँ पे उन पॉलिटिशियंस की व्यथा बताई गई है जो लंबे समय से अपने देश के बाहर रहे लेकिन उसके बावजूद अपने देश में वापस लौटे या वापस लौटना चाहते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो पर लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, दोनों ही चीज़ों का लिंक दिया हो। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। वर्ड ऑफ द डे, सिट टाइट। सिट टाइट का मतलब ये नहीं है कि आप टाइट पकड़ तरीके से अपने बॉडी को पकड़ के बैठे। सिट टाइट मतलब पेशेंटली इस्तेमाल करिए। जैसे आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर बजाज, यू सिट टाइट। यू सिट टाइट मतलब शांत पेशेंट तरीके से बैठो, मिलके अभी आता हूँ, जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक चुपचाप आराम से पेशेंटली बैठे रहो। इसको आप बोलते हो सिट टाइट। मतलब ये नहीं है कि आपने अपने आप को बॉडी को एकदम टाइट करके रख रखा है, ऐसा कुछ नहीं। पहली न्यूज जीएस पेपर थी, सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरियाज, चाइना बिल्ड्स रोडवे नियर ट्राई जंक्शन। अब देखिए, ये डोकलाम का पठार है, ये सिक्किम नीचे इंडिया, इधर भूटान है और ऊपर चाइना। तो ये जो इलाका है इसको आप बोलते हो ट्राई जंक्शन। और यहां पे अगर आप देखो तो पिछले कुछ साल पहले डोकलाम के प्लेट्यू के पास इंडिया चाइना के बीच में एक बहुत बड़ा स्टैंड ऑफ भी हुआ था। जब डोकला भूटान के कुछ इलाके में चाइनीज फोर्सेस इनग्रेस कर रही थी, इंडिया ने उनकी जर्नी को ब्लॉक कर दिया था। अब यहीं पे तोरसा नाला के पास नियर द इंडिया भूटान चाइना ट्राई जंक्शन, चाइना ने एक रोपवे बनाया है। अब रोपवे क्या होता है? आपने कई बार हिल स्टेशंस में देखा होगा कि ओवरऑल एक पहाड़ के ऊपर जाने के लिए एक रोप होती है, रोप बनाई जाती है और उसके ऊपर नीचे डुग्गियां सी टांग दी जाती हैं। इसके अंदर आप बैठोगे, मशीन से डुग्गियां आपको ऊपर और नीचे लेके जाएंगी, इसको आप बोलते हो रोपवे। तो रोपवे इज अ सॉर्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज यूज्ड इन माउंटेनियस टेरेन टू कनेक्ट टू डिफरेंट प्लेसेस। और इससे क्या होता है कि मेहनत भी कम हो जाती है और जल्दी आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो। तो इस प्रकार के रोपवेज, रोड्स और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में चाइना बहुत तेजी से बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही, यांगसे इलाके तवांग सेक्टर में एक स्कफल देखने को मिला इंडिया और चाइनीज फोर्सेस के बीच में। क्या है कि चाइना वालों को इरिटेशन इस बात से कि चाइनीज ग्रेजर्स अब बहुत आराम से, पहले जो पीएलए के अक्रॉस आके वो अपनी भैंस वगैरह चराते थे वो चरा नहीं पा रहे। पीपल लिबरेशन आर्मी को इस बात की भी चिढ़ है कि इस पर्टिकुलर इलाके में जो डोमिनेटिंग हाइट्स हैं उनके ऊपर इंडियन आर्मी डोमिनेट कर रही है। पहले चाइनीज क्या करते थे कि इस इलाके में 2 से 3 बार पेट्रोलिंग करते थे, कई बार एलएसी को क्रॉस भी कर जाते थे और वापस लौट जाते थे। इंडियन फोर्सेस ज़्यादा कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन 2020 से जो स्टैंड ऑफ शुरू हुआ है उसके बाद से इंडियन फोर्सेस ने इन पीएलए फोर्सेस का जीना मुश्किल कर दिया है। जैसे वो एलएसी के पास आते हैं, कोई ना कोई इंडियन पेट्रोल आके उनको पीछे की तरफ ढकेलता है। ये जो यांगसे नाम की जगह है जहाँ पे स्कफल हुआ है, ये तवांग से 30 से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में और 17,000 फीट की ऊंचाई पे। अब इसी के आसपास कहीं पे तोरसा नाला में अपनी साइड पे चाइना ने एक रोपवे बनवाया है और भी बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा रखा है। कुल मिला के अपनी साइड पे चाइना बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कर रहा है और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया भी ऑन इट्स ओन साइड तेजी से मतलब इतनी तेज इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इंडिया की तरफ से पहले कहीं नहीं हुई है। चाइनीज रिस्पांस को मैच करने के लिए भी इंडिया अपने साइड पे अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से स्ट्रांग कर रहा है। तो एक हेक्टिक एक्टिविटी और कंस्ट्रक्शन देखने को मिली है ईस्टर्न सेक्टर में। इनफैक्ट पूरी एलएसी में, चाहे वो वेस्टर्न लद्दाख सेक्टर हो, चाहे हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड का सेक्टर हो, जिसको कभी कभी आप वेस्टर्न सेक्टर में मांग लेते हो, कभी कभी मिडिल सेक्टर में मांग लेते हो। हालांकि जो सेंट्रल सेक्टर है, अब क्या है ना, देखिए
प्रॉब्लम ये दोस्तों कि यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सेंट्रल सेक्टर में दिखा रखा है, लद्दाख वेस्टर्न सेक्टर में दिखा रखा है, और ये सिक्किम और अरुणाचल वाला इलाका ईस्टर्न सेक्टर में दिखा रखा है। कुछ जगहों पे सिक्किम वाले इलाके को सेंट्रल सेक्टर बोला जाता है या मिडिल सेक्टर बोला जाता है, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाले को पूरा वेस्टर्न सेक्टर का हिस्सा मान लिया जाता है। तो अब ये भी थोड़े बहुत डिफरिंग परसेप्शन है, अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग चीजें नजर आएंगी। मेन मुद्दे पे आते हैं। LAC बे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में पिछले कुछ सालों में 2020 के स्टैंड ऑफ के बाद जो गलवान वैली में इंसिडेंट हुआ था, हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है इंडिया को भी ये पता चल चुका है कि LAC के इशू को कहीं ना कहीं फोर्स से भी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चाइना के साथ बातचीत करने का बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं। इंडिया चाइना का डिफरिंग परसेप्शन है 3488 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। लद्दाख के इलाके में, ईस्टर्न लद्दाख में परसेप्शन बहुत ज़्यादा अलग है। ओवरऑल देखो तो ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश में सॉर्ट आउट था, लेकिन कभी कभी चाइनीज एक्टिविटीज उसको भी डिस्टेबलाइज करने लगती हैं, जैसे रिसेंटली जो हमने यांगसे में स्कफल देखा उसकी बात करें। अगर आप भूटान की बात करो, अभी जब ट्राई जंक्शन की बात करते हो, ये वाला जो पर्टिकुलर इलाका है, जब आप इसकी बात करते हो तो यहाँ पे भूटान भी प्ले में आ जाता है। तो चाइना भूटान ने 2021 में एक 3 स्टेप रोड मैप लेके आया था, जिससे वो अपने बाउंड्री इशूज को रिजॉल्व करेंगे। 24 राउंड्स ऑफ निगोसिएशन हो चुके हैं 1984 से लेकर अब तक चाइना भूटान के बीच में। बट भूटान यूनिलैटरली बहुत ज़्यादा कुछ इस ट्राई जंक्शन को लेकर कर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे इंडियन फोर्सेस भी डोमिनेंट क्वांटिटी में अवेलेबल है। भूटान भी इस बात को बहुत हद तक जानता है कि चाइना के ऊपर ज़्यादा भरोसा किया नहीं जा सकता। चाइनीज एग्रेशन के अगेंस्ट अगर उनको कोई एक कंट्री बचा सकती है तो वो इंडिया है। नेक्स्ट, GS पेपर 2 लेजिस्लेशन DPSP। स्टेट्स कैन इनेक्ट लॉज ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड, लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू टेल्स राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने बोला है कि राज्यों के पास ये ताकत है कि पर्सनल लॉ जैसे कि सक्सेशन, प्रॉपर्टी को अक्वायर करना, मैरिज, डिवोर्स, इन सबको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू लागू किया जाएगा, और यूनिफॉर्म सिविल कोड राज्य की सरकारें लागू कर सकती हैं। आपको पता होना चाहिए गोवा के अंडर ऑलरेडी एक ऐसा ही यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है। तो लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी के हिसाब से अगर आप कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की लिस्ट 3 के एंट्री 5 में जाते हो तो वहां पे आता है इंटरस्टेसियन सक्सेशन, विल्स, जॉइंट फैमिली पार्टीशन, मैरिज, डिवोर्स। तो ये पर्सनल लॉ से रिलेटेड चीजें हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट की एंट्री 5, इस कॉन्करेंट लिस्ट को लिस्ट 3 भी कहते हैं, क्योंकि यूनियन लिस्ट 1 है, स्टेट लिस्ट 2 है, कॉन्करेंट लिस्ट जिसपे केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार दोनों नियम कानून बना सकती हैं। तो चूंकि कॉन्करेंट लिस्ट में आता है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा, मतलब राज्य की सरकारों के पास ताकत है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड नियम कानून बना सकते हैं। अब हुआ यहाँ पे क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट के मेंबर जॉन ब्रिटिस ने रिटन में जवाब मांगा मिनिस्टर साहब से। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब ने बोला है कि केंद्र की सरकार को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि राज्य की सरकारें यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड नियम कानून बना रही हैं। अब समझिए, अगर आप DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 44 पढ़ते हो तो ये बात करता है स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजंस अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब क्या है, गोवा के बाद उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जिसने एक पैनल बनाया है। ये पैनल इस बारे में बातचीत कर रहा है कि क्या उत्तराखंड के अंदर हम कॉमन सिविल कोड लेके आ सकते हैं। मतलब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड एग्जिस्ट करता है, उसके बाद उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट है जो कि प्रॉपर पैनल कमेटी बना के बैठा है इस बात को पेरूज करने के लिए कि क्या उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जा सकता है। उसके बाद गुजरात गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली अपना इंटेंशन अनाउंस किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के भी अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी पार्टी ने बोला था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन के लिए कुछ करेंगे। मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान भी बोल चुके हैं कि अभी एक कमेटी ये बनाएंगे जो कि मध्य प्रदेश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लगाने से रिलेटेड कुछ बातचीत करेगी। तो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा प्रपोजल है इंडिया के अंदर जो कि फॉर्मुलेट करेगा या इंप्लीमेंट करेगा पर्सनल लॉज ऑफ सिटीजंस। और एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो, रिगार्डलेस ऑफ योर धर्म, योर जेंडर, योर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, आपको ये सारे नियम कानून मांगने पड़ेंगे। अभी क्या है, अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। जैसे हिंदूज में हिंदू सक्सेशन एक्ट होता है, मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है, क्रिश्चियंस का अलग पर्सनल लॉ है। ठीक है, सब अपने अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से काम करते हैं और इसकी आज़ादी मिलती है उनको आर्टिकल 25 to 28 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रिलीजियस ग्रुप्स अपने अफेयर्स को अपने आप से मैनेज कर सकते हैं, ज़्यादा बाहरी इंटरफेरेंस नहीं होगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 44 का भी हिसाब रखा था
कि भाई कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। अब धर्म के नाम पे इतना ज़्यादा सेग्रीगेशन, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन ऑलरेडी इंडिया के अंदर हो रहा है कि सोसाइटी के अंदर एक सिंक्रोनाइजेशन, सामंजस्य लाने के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिमांड पूरे इंडिया में बढ़ रही है और अलग अलग राज्य की सरकारें यहाँ पे कमेटियां बना रही हैं जिसके थ्रू ओवरऑल वो नियम कानून, वो प्रोविजंस को डिवाइस कर सकते हैं जिसके थ्रू यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर लाया जाएगा। और एक बार यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या क्रिश्चियन, क्या सिख, क्या ईसाई, आपको एक ही सेट ऑफ लॉज मानने पड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपको पता है कि ओवरऑल इस बात का एक रिलीजियस अपोजिशन होगा, जैसे कि सीपीआई के मेंबर रिलीजन के एंगल से यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन टेक्निकली राज्य की सरकारों के पास ताकत है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ज़बरदस्ती इंप्लीमेंट किया जाता है लोगों के ऊपर तो इसका एक पॉलिटिकल बैकलैश भी आ सकता है, सोशल फैब्रिक थोड़ा बिगड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं सरकार सोच समझ के ही काम करेगी। लेट्स सी आगे क्या होता है। फिर नेक्स्ट, जीएस पेपर 2, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन। ब्रॉडकास्टिंग टू बी ब्रॉट अंडर प्रसार भारती रूट, इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। तो इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब ने बोला है कि ऑल द एग्जिस्टिंग ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स एंड रिलेटेड एंटिटीज वुड हैव टू बी ब्रॉट अंडर द प्रसार भारती रूट एज पर न्यू गाइडलाइंस। मतलब केंद्र की सरकार से रिलेटेड कोई भी मिनिस्ट्री और उससे ओन्ड कोई भी बॉडी अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगी तो प्रसार भारती के थ्रू करेगी। सेम गोज फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। अलग अलग राज्य की सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं, अगर उनके अंदर कोई डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंटल बॉडी अपने खुद के किसी एजुकेशनल प्रोग्राम को या सोशल प्रोग्राम को लोगों तक पहुंचाना चाहती है टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, तो उसके लिए एक ही रूट है और वो है प्रसार भारती। 21 अक्टूबर 2022 को एक एडवाइजरी इशू की गई थी जहां पे यह बोला गया था कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार और केंद्र शासित प्रदेश की जो सरकारें हैं, अगर वो ब्रॉडकास्ट करती हैं किसी भी कंटेंट का एजुकेशनल पर्पसेस के लिए तो वो केवल प्रसार भारती के थ्रू ही होगा। तो अगर कोई राज्य की सरकार अपना कोई एजुकेशनल प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करना चाहती है तो उसके लिए उसको एग्रीमेंट प्रसार भारती से करना पड़ेगा। ये रिकमेंडेशंस हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। इसके ऊपर काफी कंसल्टेशन पहले भी हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं, इनफैक्ट टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 2012 में ही ये रिकमेंडेशन दिया था कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, उससे रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो अगर अपना कोई भी सोशल प्रोग्राम चलाती हैं, कोई अपना बिजनेस वेंचर लाना चाहती हैं, कोई सोशल फील्ड में ब्रॉडकास्टिंग करना चाहती हैं, तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर के साथ मिलकर नहीं कर सकती, उनको प्रसार भारती के थ्रू ही करना चाहिए। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीवी चैनल्स में किसी भी पर्पज से, चाहे एजुकेशनल, सोशल पर्पस से कोई केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है तो दैट शुड नॉट बी थ्रू प्राइवेट मीन्स, इट शुड ओनली बी अंडर प्रसार भारती। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो अभी के लिए जो भी केंद्र या राज्य की सरकार की डिवीजन, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, उससे एसोसिएटेड कोई भी एंटिटी किसी भी प्राइवेट प्लेयर के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट करके अपना कंटेंट ब्रॉडकास्ट कर रही हो तो ऐसे केसेस में प्राइवेट सेक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव को 31 दिसंबर 2023 तक का टाइम दिया गया है कि राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार की किसी भी एंटिटी से जो आपने एग्रीमेंट करके रखा हुआ है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, उसको तोड़ दो। राज्य की सरकार, केंद्र की सरकार से रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज हैं वो प्रसार भारती रूट के थ्रू नॉन कॉमर्शियल बेसिस पे ही ब्रॉडकास्टिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करेगी। मतलब अब केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार से एफिलिएटेड किसी भी एंटिटी को ब्रॉडकास्टिंग करनी है तो दैट विल ओनली बी थ्रू प्रसार भारती। इनफैक्ट अभी के लिए प्रसार भारती 51 को ब्रांडेड एजुकेशनल टीवी चैनल्स को ब्रॉडकास्ट कर रहा है और ये सब आपको मिल जाएंगे डीडी फ्री डिश के अंदर, जो कि एक फ्री टू एयर D2H सर्विस है। इसको भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के थ्रू एक आप कह लो एग्रीमेंट में चला रही है भारत सरकार। ओके, इसमें होता क्या है कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट स्मॉल साइज डिश और सेट टॉप बॉक्स आपके घर में लगाया जाएगा, किसी भी मोबाइल कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं है। जैसे डिश आपके पास आएगी डीडी फ्री डिश, आपको 51 को ब्रांडेड एजुकेशनल टीवी चैनल्स प्रसार भारती की तरफ से अपने घर के अंदर मिल जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनफैक्ट 165.521 करोड़ रुपए रिलीज किए गए थे स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, अपलिंकिंग कॉस्ट और D2H कंटेंट क्रिएशन के लिए। मतलब ये जो डीडी फ्री डिश को और मार्केट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, इसकी रीचेबिलिटी को और बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन 165 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है ऑलरेडी ट्रांसपॉन्डर्स, अपलिंकिंग कॉस्ट और D2H कंटेंट क्रिएशन के खर्चे के लिए। अगर आप स्वयं प्रभा की बात करो तो स्वयं प्रभा 22 D2H चैनल्स का एक ग्रुप है
जो टेलीकास्ट करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स 24/7 बेसिस पे GSAT 15 सैटेलाइट का इस्तेमाल करके। इसमें 4 घंटे का एजुकेशनल कंटेंट डेली के बेसिस पे टीवी पे लोड होता है और वो 5 बार दिखाया जाता है, ताकि बच्चे अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से इस पर्टिकुलर कंटेंट को देख सकें। तो अगर आप देखो तो डीडी फ्री डिश के अंदर 51 को ब्रांडेड एजुकेशनल टीवी चैनल्स है, स्वयं प्रभा के अंदर 22 D2H चैनल्स है। ये एजुकेशनल चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाते हैं। ओवरऑल सब प्रसार भारती के थ्रू किया जाता है। और इसी लाइन पे जितने भी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के इनिशिएटिव्स हैं जो कि ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं प्राइवेट प्लेयर्स के साथ मिलकर, प्राइवेट प्लेयर को हटा के प्रसार भारती के थ्रू ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, जो कि प्रसार भारती इंडिया का स्टेट ओन्ड पब्लिक ब्रॉडकास्टर है जिसका हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। एक्चुअली में प्रसार भारती के थ्रू ब्रॉडकास्ट होने से होगा ये कि कोई भी केंद्र सरकार, राज्य की सरकार पॉलिटिकल पर्पस के लिए और कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए इस प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार अगर किसी भी प्रकार की ब्रॉडकास्टिंग में इन्वॉल्व होती तो दैट शुड नॉट बी फॉर अ कॉमर्शियल पर्पस, इट शुड बी स्ट्रिक्टली फॉर अ एजुकेशनल और सोशल पर्पस। प्रसार भारती एक स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस बॉडी है। इसको सेटअप किया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इसमें आता है दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क, आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग में आता था। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो प्रसार भारती के अंदर आता है। प्रसार भारती का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड ऑटोनॉमी टू दूरदर्शन एंड आकाशवाणी इन ऑर्डर टू एजुकेट एंड एंटरटेन द पब्लिक। पार्लियामेंट ने पास किया था प्रसार भारती एक्ट 1990 में इसको ऑटोनॉमी देने के लिए, लेकिन इस एक्ट को इनैक्ट किया गया 15 सितंबर 1997 में। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 का तो ये तक बोलना है कि डीडी न्यूज और ऑल इंडिया रेडियो इंडिया के सबसे ट्रस्टेड न्यूज ब्रांड्स हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया के अंदर पॉल्यूशन कम करना है तो पूरे साउथ एशिया के जो एयर शेड्स हैं उनमें पॉल्यूशन कम करना पड़ेगा। जिस पेपर 2-3 इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में न्यूज़ आपको काम आएगी। सबसे पहले समझिए कि साउथ एशिया में 6 मेजर एयर शेड्स कौन कौन से हैं। वेस्ट सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, जिसमें पंजाब पाकिस्तान वाला, पंजाब इंडिया वाला, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पार्ट। फिर दूसरा सेंट्रल ईस्टर्न इंडो गैंगेटिक प्लेन, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, बांग्लादेश। फिर तीसरा मिडिल इंडिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। चौथा मिडिल इंडिया, ईस्टर्न गुजरात, वेस्टर्न महाराष्ट्र। पांचवा नॉर्दर्न सेंट्रल इंडस रिवर प्लेन, पाकिस्तान, पार्ट ऑफ अफगानिस्तान। छठा साउदर्न इंडस प्लेन एंड फर्दर साउथ, साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान एक्सटेंडिंग इनटू ईस्टर्न ईरान। अब क्या बताने की कोशिश की जा रही है, ये है 6 मेजर एयर शेड्स। ये कंट्री पॉलिटिकल डिवीजन नहीं है, ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं है, ये बेसिकली इन्वायरमेंटल डिवीजन है कि भाई पॉल्यूटेड। अब देखिए हवा के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इंडिया कहीं भी उड़ सकती है, उसको आप नहीं रोक सकते हो, लेकिन पॉल्यूटेंट्स उसी में उड़ते हैं। तो पाकिस्तान में जो पॉल्यूटेंट ओरिजिनेट हो रहा है वो इंडिया तक पहुंच सकता है, इंडिया में जो ओरिजिनेट हो रहा है वो पाकिस्तान में पहुंच सकता है, अफगानिस्तान में जो पॉल्यूटेंट ओरिजिनेट हो रहा है हो सकता है पाकिस्तान के थ्रू बहता हुआ इंडिया, बांग्लादेश तक पहुंच जाए। ये सब किसके थ्रू होता है, एयर शेड के थ्रू। तो पंजाब पाकिस्तान, पंजाब इंडिया, ये एक वेस्टर्न सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन का पार्ट है। और ये जो वेस्टर्न सेंट्रल इंडो गैंगेटिक प्लेन है ना, ये साउथ इंडस प्लेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉल्यूशन हो रहा है वो साउथ पाकिस्तान, वेस्टर्न अफगानिस्तान तक पहुंच सकता है। तो ये जो 6 के 6 एयर शेड्स हैं ये आपस में एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट मारते हैं। अगर एक में पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो दूसरों में ऑटोमेटिकली पॉल्यूशन बढ़ेगा। तो इंडिया में 6 लार्ज एयर शेड्स हैं और इंडिया बहुत से एयर शेड्स को पाकिस्तान के साथ शेयर करता है। तो जो पॉल्यूटेंट्स इंडिया या पाकिस्तान में पैदा होते हैं वो दूसरी कंट्री में भी पहुंच सकते हैं। जो पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन एक कंट्री में पैदा हो रहा है वो दूसरे कंट्री में भी पहुंच सकता है। तो अगर इंडिया स्पेसिफिक पॉल्यूशन मेजर्स से इंडिया के अंदर पॉल्यूशन को कम करने की आप कोशिश करो तो आप नहीं कर पाओगे। पूरे साउथ एशिया में पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को आपको स्टैब्लिश करना पड़ेगा रीजनल पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए अगर हमें कोई मॉडल अप्रोच बनानी है तो साउथ एशिया एज अ होल के लिए बनानी पड़ेगी। अभी के लिए देखो तो 60% साउथ एशियंस आर एक्सपोज टू एन एवरेज 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ PM 2.5 एनुअली। और अगर आप इंडो गैंगेटिक प्लेन में पहुंच जाते हो, मोस्ट पॉल्यूटेड पार्ट्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन, तो वहां पे PM 2.5 का कंसंट्रेशन 100 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब से भी ज्यादा है। और WHO की लिमिट पता है, WHO की लिमिट ये बोलती है कि हवा में 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा का पर्टिकुलेट मैटर 2.5 नहीं होना चाहिए। 35 तो पूरा कॉमन है साउथ एशिया में, 60% साउथ एशियंस 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब को एक्सपोज्ड है। और इंडिया के कुछ जगहों पे तो 100 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब वाला हिसाब है। लखनऊ और दिल्ली जैसे शहरों में चले जाओगे, बिहार में चले जाओगे, हालात बहुत ही ज़्यादा खराब है। फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब विंड डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ होता है ना, तो जो 30% एयर पॉल्यूशन होता है इंडियन पंजाब का,
ठीक है ना, वो पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान से आता है। तो पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस से इंडियन पंजाब में पॉल्यूशन आ जाएगा अगर हवा नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ बह रही है। और इसी रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश, ढाका, चिट्टागोंग, खुलना में होने वाला जो पॉल्यूशन है ना, उसकी 30% सोर्स इंडिया से होती है, क्योंकि हवा उस डायरेक्शन में बह रही है। तो अगर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली पूरी तरीके से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स को इंप्लीमेंट करती है 2030 तक, तब भी ओवरऑल अगर आप देखो तो 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के पॉल्यूशन को वो एक्सपोज रहेंगे, जो कि साउथ एशिया के दूसरे हिस्से जैसे पाकिस्तान वगैरह में भी वही पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स उसी इंटेंसिटी से लगाए जाने चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो सबसे कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन क्या है यहाँ पे एयर शेड्स के बीच में पॉल्यूशन को कम करने का? तो इसके लिए अगर आप देखो तो भैया साउथ एशिया के अंदर कोऑर्डिनेटेड ग्रेजुअल वे से आप आगे बढ़ो। सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि आप PM 2.5 की कंसंट्रेशन को 30 से 35 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब तक लेके जाओगे, ठीक है ना। इसके लिए $278 मिलियन का खर्चा आएगा, जिससे हम 7.5 लाख जाने एनुअली बचा सकते हैं। अब इस प्रकार के एस्टिमेशंस बहुत सारे इन्वायरमेंटल एजेंसीज द्वारा किए जाते हैं। इंडिया अपने लेवल पे चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, बट एक्चुअली में इतना आसान नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और साउथ एशियन कंट्रीज को एक दूसरे के साथ एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पे निगोशिएट करना पड़ेगा, एक एयर शेड अप्रोच को यहाँ पे लागू करना पड़ेगा पॉल्यूशन कम करने के लिए। एक्चुअली एयर शेड it is a part of an atmosphere that behaves in a coherent way with respect to the dispersion of emissions. It typically forms an analytical or management unit. तो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। तो इस इन्वायरमेंटल ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज में जो भी कंट्रीज आती हैं, वो जब तक एक दूसरे के साथ आपस में प्रॉपर तरीके से इंगेज नहीं करेंगी, आप इस पॉल्यूशन को रोक नहीं पाओगे। बट कहाँ ही इंगेज होने वाले हैं? इंडिया पाकिस्तान अपने पॉलिटिकल मुद्दे तो सुलझा नहीं पा रहे हैं, टेररिज्म से रिलेटेड चीज़ों को तो सॉर्ट आउट कर नहीं पा रहे हैं, एयर पॉल्यूशन पे क्या ही इंगेज करेंगे। 2019 में केंद्र की सरकार ने लॉन्च किया था नेशनल क्लीन एयर कैंपेन, जिसका टारगेट था कि इंडिया की 131 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में एयर पॉल्यूशन कम करो। पहले टारगेट ये था कि 2024 तक 20 से 30% पॉल्यूशन कम किया जाएगा 2017 के कंपैरिजन में। फिर टारगेट ये किया गया कि 2025-26 तक 2017 के कंपैरिजन में पॉल्यूशन 40% कम किया जाएगा। फिर भूटान की बात यहाँ पे की जा रही है। भूटान कितने एनवायरमेंटल सस्टेनेबल तरीके से काम करता है ये हम सबको पता है, लेकिन भूटान में भी अच्छा खासा एयर पॉल्यूशन है, बहुत सारा। तो इंडो गैंगेटिक प्लेन से आया है, तो भूटान भी पॉल्यूशन से बचा नहीं है। और माउंटेन्स की खास बात यह है कि जब पर्टिकुलेट मैटर माउंटेन में पहुंचेगा तो ग्लेशियर्स में पहुंचेगा, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे तो वो जाके समुद्र में मिलेंगे, समुद्र में पर्टिकुलेट मैटर पॉल्यूशन पहुंचेगा। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, होलिस्टिक मैनर के बजाय आप इन्हें सॉल्व ही नहीं कर सकते। फिर चाइनीज डिप्लोमेट्स की तरफ से यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के रिस्पेक्ट में। यूएस क्रिएटेड इंडो पैसिफिक कॉन्सेप्ट टू कंटेन चाइना। तो चाइनीज डिप्लोमेट ने बोला है कि इंडो पैसिफिक जैसा कोई भी कंटेक्स्ट या फिर कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ने एक कंसेप्ट बनाया है चाइना की ताकत को कम करने के लिए। फिर ये चाइनीज डिप्लोमेट क्या बोल रहा है कि भाई इससे पहले हम लोग बात करते थे किसकी, पैसिफिक की या एशिया पैसिफिक रीजन की, कभी हमने इंडो पैसिफिक की बात नहीं की। वो भी एक ऐसा इंडो पैसिफिक जहाँ पे अमेरिका, इंडिया और फ्रांस जैसी कंट्रीज के साथ एक दूसरे के साथ मतलब कोलैबोरेट कर रहा है। फ्रांस तो यूरोप में आता है, वो कैसे एक इंडो पैसिफिक कंट्री हो गया? तो बेसिकली ये जो यूएस यहाँ पे फ्रांस को एज अ इंडो पैसिफिक कंट्री डेजिग्नेट करवा रहा है, जिस प्रकार से यूएस क्वाड जैसी ग्रुपिंग्स बना रहा है, ऑकस जैसे अलायंसेस बना रहा है, जिस प्रकार से 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस बनाए जा रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूएस, यूके हैं, क्वाड यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ऑकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। इस प्रकार की स्ट्रेटजी यूएस के इंडो पैसिफिक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और इस कॉन्सेप्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव है, चाइना को compete करना। और ये यूएस का गलत स्टेप है, क्योंकि इस स्टेप के थ्रू यूएस यहाँ पे फूट डलवा रहा है, रीजनल इनस्टेबिलिटी लेके आ रहा है। 5 आइज अलायंस की बात करें तो एक इंटेलिजेंस अलायंस है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स का। पहले ये जो पार्टीज थी ना, देवर पार्टीज टू मल्टीलेटरल यूकुसा एग्रीमेंट। यूकुसा एग्रीमेंट क्या है? जॉइंट कोऑपरेशन एंड सिग्नल्स इंटेलिजेंस। बाद में ये हो गया 5 आइज नेटवर्क। ठीक है भाई, अगर आप 5 आइज नेटवर्क की बात करो तो इसका ओरिजिन होता है इनफॉर्मल सीक्रेट मीटिंग्स से, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बने समय पे ब्रिटिश और अमेरिकन कोड ब्रेकर्स के बीच में हुआ करती थी। बाद में अगर आप देखो, अच्छा, जिस समय पे 5 आइज नेटवर्क के रिस्पेक्ट में अमेरिकन और ब्रिटिश कोड ब्रेकर्स आपस में इंगेज कर रहे थे, उस समय पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएस कूदा नहीं था।
बाद में यूएस के पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ, यूएस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो गया। फिर अलाइज 1941 अटलांटिक चार्टर बना और धीरे धीरे करके कुछ ऐसी मीटिंग्स, बायलेटरल एग्रीमेंट शुरू हुए कि हम 5 आइज इंटेलिजेंस नेटवर्क तक पहुंच गए। तो चाइना का ये बोलना है कि यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी ब्लॉक पॉलिटिक्स को प्रमोट कर रही है, ये इंटरनेशनल कॉपरेशन को तोड़ने की बात करती है। पैसिफिक के रीजन में कोई भी एक पर्टिकुलर कंट्री नहीं है जो चाइना को टक्कर दे सके, इसलिए यूएस यहां पे बायलेटरली इंडिया जैसी कंट्रीज के साथ इंगेज करके चाइना को काउंटर करने की बात कर रहा है। ठीक है, कभी कभी इंडो पैसिफिक के कंसेप्ट को नाटो के साथ भी जोड़ा है किसने? चाइना ने। मतलब इंडो पैसिफिक को नाटो के साथ जोड़ रहा है, नाटो के साथ कंपेयर कर रहा है चाइना। इंडिया इस बात को लेके चाइना को सीधे सीधे पुश बैक कर रहा है। इंडिया ने साफ साफ बोला है कि हमारा यूएस के साथ कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, यूएस हमारा एलाई है। ओके, और चाइना ये बोलता है कि एलएसी पे इंडिया के साथ हमारा मुठमुटाव इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया यूएस का एलाई है। इंडिया ये बोलता है कि तुम्हारे साथ हमारे रिश्ते इसलिए खराब हैं क्योंकि तुम एलएसी पे यहाँ पे एग्रेशन कर रहे हो। यूएस तो हमारा एलाई है, आगे भी रहेगा, तुम्हारे प्रेशर के अंदर हम यूएस से रिश्ते नहीं तोड़ेंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। आ जाते हैं भाई एडिटोरियल डिस्कशन पे। करंट अफेयर्स की सारी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस कर ली। पहला आर्टिकल, अ बिग मैसेज फ्रॉम द कुरहानी बाई इलेक्शन। देखिए, अगर अब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया दोस्तों, जरूर कर लीजिएगा। देखिए, इस कुरहानी बाई इलेक्शन के रिस्पेक्ट में मैं आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। इमर्जिंग पॉलिटिक्स ऑफ बिहार के रिस्पेक्ट में बात हो रही। ठीक है, अभी से लेकर 2025 तक काफ़ी पॉलिटिक्स होने वाली है, क्योंकि उस समय पे आएंगे इलेक्शन। बिहार के अंदर दो दल आ गए। एक तो बीजेपी अकेली पड़ गई यहाँ पे, दूसरी तरफ है राष्ट्रीय जनता दल और आपकी जनता दल यूनाइटेड। अब अगले लोकसभा इलेक्शंस में और असेंबली इलेक्शंस में कौन से पॉलिटिकल फैक्शन का पलड़ा भारी होगा, ये देखना पड़ेगा। अब ऑथर यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल को मंडल फोर्स बोल रहा है और बीजेपी को हिंदुत्व फोर्स बोल रहा है। तो ऑथर का ये बोलना है कि जो मंडल साइड है वो स्ट्रॉन्गर नजर आ रही है। मंडल साइड में आरजेडी, जेडीयू यूनाइटेड है, तो यादव, कुर्मीज और मुस्लिम एक तरफ नजर आ रहे हैं। ये मिला के 35-40% आबादी है बिहार की, जबकि अपर कास्ट बिहार में केवल 15% हैं जो कि बीजेपी को सपोर्ट देते हैं। तो अगर बीजेपी को बिहार के अंदर जीतना है तो दलित और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के वोट्स को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। लेकिन ये वोट्स तो महागठबंधन की तरफ झुके हुए हैं, तो बीजेपी के अलायंस के लिए महागठबंधन के इन वोट्स को खींचना बहुत मुश्किल है। पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तो महागठबंधन अलायंस ने बीजेपी से 8% ज़्यादा वोट्स खींचे थे और उसके चलते अपनी सरकार बना ली थी। इस बार बीजेपी सरकार बना पाएगी, इस बात के चांसेस कम है। लेकिन बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स ब्राउट है। ये किस बात से पता चला? तो रिसेंटली कुरहानी नाम की असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई पोल्स हुए। इस पर्टिकुलर कुरहानी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सब्सटेंशियल आबादी है कुशवाहास की। कुशवाहा कुर्मी कुशवाहा कास्ट एमिलगम को बिलोंग करते हैं। तो आरजेडी जेडीयू के अलायंस को यहाँ पे जीतना चाहिए था, बट आरजेडी जेडीयू नहीं जीता है, बीजेपी यहाँ पे जीता है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जो पॉलिटिक्स है, जो कैंपेनिंग है, वो काम नहीं आई और ये पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट बीजेपी के पास चली गई। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ओवरऑल बिहार के बैकयार्ड में अपने एग्रेसिव पोस्चरिंग के थ्रू, अपनी पॉलिटिकल कैंपेनिंग्स के थ्रू लोगों का भरोसा जीत रहा है। अब किस हद तक जेडीयू कैंडिडेट्स और आरजेडी कैंडिडेट्स कास्ट पॉलिटिक्स करके बीजेपी से उसका वोट शेयर खींच पाएंगे, अपनी बादशाहत को मेंटेन कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ी बात है। चूंकि कुरहानी एक ऐसी सीट थी जहां पे 2015 में जेडीयू के कुर्मी ब्लॉक कैंडिडेट मनोज सिंह कुशवाहा जीते थे, लेकिन इस बार वो हार गए। तो यही सब बताया जा रहा है कि इस आर्टिकल में कैसे यादव वोट, कैसे कुर्मी वोट, कैसे मुस्लिम वोट, कैसे अपर क्लास वोट्स अफेक्ट होंगे। तो उतना डिटेल में देखिए बिहार की पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के पॉलिटिक्स किस प्रकार से काम करती है, क्या पॉलिटिकल ब्लॉक्स और फैक्शंस बने हुए हैं, इनकी हल्की फुल्की जानकारी आपके पास होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, रिफ्लेक्शंस ऑन द फेडिंग प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरवेंशन। विवेक काटजू साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में झड़प हो रही है। लॉ मिनिस्टर किरेन रिजिजू साहब, फिर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब ने ओपनली एनजेएसी की स्ट्राइक डाउन को लेकर स्टेटमेंट्स दी और यह बोला है कि जो जुडिशरी ने कॉलेजियम के बेसिस पे अपनी बादशाहत स्थापित कर रखी है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, वो गलत है। अब अगर आप देखो तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर के दिन अपना भाषण दिया प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें गवर्नेंस का आइडिया देता है और गवर्नेंस में सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल फीचर है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शंस एंड पावर्स। आपको पता है ना, सरकार के नीचे 3 ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। तीनों के पास बराबर पावर है इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आ रहे हैं। एग्जीक्यूटिव यानी कि जो हमारी पार्लियामेंट है
और हमारे एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट तो नहीं बोलना चाहिए, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो सरकार है, सरकार लेके आई एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट बिल। इस एनजेएसी को रिजेक्ट कर दिया जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ने और बोला कि कॉलेजियम सही है। अब यहां पे लेके एक टसल आ गया। इस टसल के रिस्पेक्ट में द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बैलेंस्ड स्टेटमेंट दिया है कि हाँ भाई, ओवरऑल एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, कभी कभी हमारे सामने टेम्पटेशन होती है कि हम दूसरे के फील्ड में घुस जाएं, लेकिन हमें दूसरे की फील्ड में नहीं घुसना चाहिए, अपने फील्ड तक लिमिटेड रहना चाहिए। सरकार के तीनों जो पोर्शन है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, इनको आपस में सामंजस्य बैलेंस बना के चलनी चाहिए। तो ये सब बातें द्रौपदी मुर्मू जी ने बोली। लेकिन जब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा धनखड़ साहब ने राज्यसभा के सेशन को, 258 सेशन को एड्रेस किया, तो शुरुआत में बैलेंस की तो बात की जगदीप धनखड़ साहब ने, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की भी बात की, लेकिन ये एक स्टेप आगे चले गए। ये ओवरऑल इसी एड्रेस में जुडिशरी को क्रिटिसाइज करने लगे। ये ओपनली बोलने लगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो एनजेएसी को स्ट्रक डाउन किया है और कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर रहा है, ये गलत कर रहा है। इससे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के डोमेन में इनकर्जन कर रहा है, स्टेप इन कर रहा है। मतलब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शनरी वाइस प्रेसिडेंट ओपनली एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमारी जुडिशरी को क्रिटिसाइज करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरीज हैं उनकी एक मर्यादा होती है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं, इनकी एक मर्यादा है। इस मर्यादा के अंदर रह के स्टेटमेंट देना चाहिए। तो द्रौपदी मुर्मू जी ने एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया कि किसी पर्टिकुलर डोमेन में मत घुसिए, लेकिन जगदीप धनखड़ साहब ने वही स्टेटमेंट के आगे स्पेसिफिक बात बोल दी कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के लेजिस्लेचर डोमेन में घुस रहा है। मतलब ओवरऑल एनजेएसी एग्जीक्यूटिव लेके आया था, लेकिन जुडिशरी ने उसको रिफ्यूट कर दिया। तो ये बोल के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ साहब अपनी पॉलिटिकल बायस को दिखा रहे हैं, अपने सरकारी टिल्ट को दिखा रहे हैं, जबकि इन हिज कैपेसिटी एज वाइस प्रेसिडेंट उनके स्टेटमेंट्स बहुत बैलेंस्ड, बहुत न्यूट्रल होने चाहिए। एक जुडिशियल डिसीजन के ऊपर इस प्रकार से अपना बायस्ड व्यू दिखाना सही नहीं है, ऐसा ऑथर यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, तो वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ पे पॉलिटिक्स के ऊपर होना चाहिए। इनफैक्ट राज्यसभा के अंदर भी जब वोटिंग होगी तो कास्टिंग वोट होता है वाइस प्रेसिडेंट साहब का। वाइस प्रेसिडेंट साहब एटलीस्ट अपने पोस्चर में, अपनी कैपेसिटी में, अपने ऑफिशियल रोल में न्यूट्रल नजर आने चाहिए, बट वो प्रॉपर न्यूट्रल नजर आ नहीं रहे। जिस प्रकार से मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज किया, कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया, वाइस प्रेसिडेंट साहब भी ओपनली क्रिटिसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिग्निटी एंड लेवल्स ऑफ हिज ऑफिस। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई। फिर भाई अगला आर्टिकल, इन एग्जाइल एंड ऑलवेज ड्रीमिंग ऑफ होम। भाई यहाँ पे बात की जा रही है उन लीडर्स की जो कि अपने देश के बाहर एग्जाइल में रह रहे हैं। जैसे रिसेंटली अगर आप देखो तो दुसानबे के एक रेस्टोरेंट में एग्जाइल लीडर्स की मीटिंग हुई। वहाँ पे बहुत सारे अफगानिस्तान के भी ऐसे लीडर्स थे जो तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ के भाग गए। तो इस दुसानबे के रेस्टोरेंट में ओवरऑल गेस्ट से, वेटर से, पोएट से, सिंगर से बहुत सारे ऐसे लोग नजर आए जो कि ओवरऑल एग्जाइल में। जैसे कि एक फेमस फोक सिंगर है अमीर जान सबोरी, ये 1996 में अफगानिस्तान से भाग गए थे जब तालिबान ताकत में आया था, क्योंकि तालिबान ने म्यूजिक को बैन कर दिया था, आर्टिस्ट को मारना शुरू कर दिया था, म्यूजिशियंस को एंटी इस्लाम बोला था। लेकिन मिस्टर सबूरी साहब का जो लव है, जो अपने देश के लिए उनकी चाहत है, वो उनके गानों में साफ साफ नजर आती है। उसी प्रकार से फौजिया कूफी नाम की फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेडी है ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। पहले तो उनको जगह मिली, लेकिन अभी जब 2021 में फिर से तालिबान का ऑनस्लॉट आया तो इनको अफगानिस्तान छोड़ के भागना पड़ गया अपनी बच्चों की सेफ्टी के लिए। इनको पहले 2010 और 2020 में गोली भी लग चुकी है। तो इनका ये बोलना है कि मैं रोज सपना देखती हूँ कि मैं कब अपनी जमीन अफगानिस्तान वापस लौट के जाऊंगी, मुझे गोली से डर नहीं है, लेकिन मैं इंतजार कर रही हूँ कि कभी ना कभी तो मैं वापस जाऊंगी। मतलब ये वो लीडर्स हैं जो कि अपनी कंट्री से बाहर रह रहे हैं और इनकी कंट्री में इनको जाने से रिस्क है, बट फिर भी ये जाना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल्स यहाँ पे बताए गए जो लीडर्स को अपनी कंट्री में जाने का डर था, बट तब भी वो गए और मारे गए। जैसे फॉर्मर पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो जी, ये पाकिस्तान 2007 में बताया इन्होंने जाना चाहती थी, और लंदन और दुबई से जिन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें साफ साफ बोला कि ये इंतजार करनी कि कब पाकिस्तान जाएंगी। जब ये पाकिस्तान पहुंची तो जो कॉन्वॉय उनको एयरपोर्ट से घर लेके जा रहा था उसके ऊपर अटैक हुआ, 140 लोग मारे गए। ये फॉर्चुनेटली उस दिन बच गई। उसके 2 महीने बाद इनको असैसिनेट कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। फिर नवाज शरीफ की बात की जा रही है। नवाज शरीफ को पहले डिपोज किया गया जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा। सऊदी अरेबिया में अपने पैलेस में रह रहे थे, लेकिन वो बोल रहे थे कि वो पैलेस उनके लिए एक केज की तरह, एक पिंजरे की तरह है। वो बस दिन गिर रहे हैं कि कब वापस जाएं, और वो फाइनली वापस गए अपनी कंट्री। मालदीव्स के फॉर्मर प्रेसिडेंट मोहम्मद नशीद साहब जब ये यूके में एग्जाइल में थे तब ये बोलते थे कि मेरा बैग हमेशा पैक्ड रहता था, तैयार रहता था, मुझे बस बोला जाए और मैं फ्लाइट पकड़ के तुरंत अपने घर वापस चला जाऊंगा।
बाद में वापस गए भी, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ मेल में, ठीक है ना, बच गए। उसके बाद फिर से वापस कंट्री छोड़ी, फिर वापस कंट्री में गए। ऑंग सैंग सी की बात हो रही है, म्यांमार की लीडर, अभी के लिए हाउस अरेस्ट पे, बहुत समय तक ये कंट्री के बाहर रही है, लेकिन फिर से ये कंट्री में वापस गई, अभी के लिए फिर से हाउस अरेस्ट में आ गई। तो मतलब यहाँ पे उन लीडर्स की बात की जा रही है, और इनफैक्ट बहुत हद तक तारीफ की जा रही है, जो ऑड्स के बावजूद, रिस्क के बावजूद, खतरे के बावजूद अपनी कंट्री में वापस गए, चूंकि दे वर लॉन्गिंग, दे वर पैशनेटली क्यूरियस अबाउट देयर कंट्रीज। तो बेसिकली जब एक इंडिविजुअल, एक पॉलिटिकल रीजन अपने कंट्री के बाहर एग्जाइल में रहता है, तो अपने घर जाना चाहता है। इससे पता चलता है कि उसका उसकी कंट्री के प्रति क्या डेडिकेशन है, और वो रिगार्डलेस ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व अपनी कंट्री में वापस जाना चाहता है या जाता है। तो ये सब बातें ओवरऑल बताई जा रही हैं, इन लोगों की परेशानी को सामने लाने की कोशिश की जा रही है। फिर नेक्स्ट, ओल्ड इज नॉट गोल्ड। ओल्ड पेंशन स्कीम वर्क्स एज एन इलेक्टोरल स्ट्रेटजी बट इज इम्प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी। नए चीफ मिनिस्टर आए हिमाचल प्रदेश में, सुखविंदर सिंह सुक्खू साहब, और इन्होंने बोला है कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेके आएंगे। न्यू पेंशन स्कीम को हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम वापस होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर आपकी लॉस्ट ड्रॉन बेसिक पे का 50% आपको एज अ पेंशन दिया जाएगा। अब लोक नीति CSDS की पोस्ट पोल सर्वे ये बोलती है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर एक साइजेबल आबादी है गवर्नमेंट सर्वेंट्स की। तो इन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने ओल्ड पेंशन स्कीम के लालच में कांग्रेस को यहाँ पे वोट दिया, बट एक्चुअली में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके आ पाना अपने आप में बहुत टफ आस्क है, और ये फाइनेंशियली प्रूडेंट नहीं है। अगर आप देखो तो नेशनल पेंशन स्कीम अभी के लिए चालू है, 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम लाई गई थी। तो बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस का 10% एक एम्प्लॉय को देना है और एक एम्प्लॉयर को देना, मतलब एम्प्लॉय भी 10% देगा अपनी तनख्वाह का, और एम्प्लॉयर भी देगा 10% अपनी तनख्वाह का, ठीक है। अब कहीं ना कहीं कुछ राज्य सरकारों के लिए ये 10% देना भी बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए सोचो कि बिना अपनी सैलरी का, बेसिक सैलरी का 10% दिए वो 50% की पेंशन उठा ले ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो चाहेगा ही ना कि ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लौट के आए। लेकिन सरकार के पर्सपेक्टिव से सुसाइडल हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखो तो जो पेंशन पेमेंट्स हैं उनसे राज्य की सरकारों का अपना खुद का 25.6% रेवेन्यू चला जाता है। हिमाचल प्रदेश जैसी सरकार के खुद के रेवेन्यू का 80% चला जाएगा पेंशन पेमेंट करने में। अगर सरकारों को केंद्र की तरफ से भी जो पैसा आता है, जो टोटल पैसा एक राज्य की सरकार के पास आता है, उसके हिसाब से काउंट करो तो 12% चला जाएगा पेंशन देने में, और उसके बाद स्टाफ की सैलरी वगैरह देने में और ज़्यादा चला जाएगा। तो नो डाउट पॉलिटिकल गेन्स के पर्सपेक्टिव में अगर ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार वापस ले आती है तो शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल गेन्स देखने को मिल सकते हैं। जो 10% NPS के अंदर देना पड़ता है सरकार को, वो देखने को मिल सकता है। लेकिन जब ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स रिटायर होना शुरू होंगे और रिटायर होने के बाद प्रति महीने इनकी पेंशन जाएगी, तब लॉन्ग टर्म में ये खर्चा सरकार के ऊपर आएगा, और उस समय पे ये खर्चा किसको बियर करना पड़ेगा? मेरे आपके जैसे लोगों को, जो टैक्स सबमिट करते हैं सरकार को, ठीक है। तो अभी के लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार अगर ओल्ड पेंशन स्कीम ले आती है तो इससे पता है क्या होगा? NPS के अंदर जो 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार को, वो नहीं देना पड़ेगा। तो कुछ समय तक तो राज्य की सरकार की जेब से पैसा नहीं निकलेगा, और ओवरऑल राज्य की सरकार को एक पॉलिटिकल गेन मिलेगा लोगों के वोट के फॉर्म में। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब बड़ी तादादी में लोग रिटायर होंगे और उसके बाद उनकी पेंशन आएगी ना, तब खर्चा आएगा सरकार के ऊपर, और उस समय पे ठीक ठाक अमाउंट में टैक्स पेयर का पर्चा ही खत्म होगा। तो ये सब बातें यहाँ पे बताई जानी। फिर थोड़ा बहुत ऑथर NPS की भी तारीफ कर रहा है। NPS ओवरऑल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय से लेता है, थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर से लेता है। उसको बहुत सारे जो एफिशिएंट और लायक पेंशन फंड मैनेजर्स मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और इससे लोगों के पास, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जो कि NPS स्कीम में एनरोल कर रखे हैं, उनके पास रिटर्न आता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए तो NPS एक बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म है। NPS के पास एक सब्सटेंशियल कॉर्पस है, सब्सक्राइबर बेस है, बड़ी मुश्किल से इसने अपने आप को सेटअप किया, इसको एकदम से डिसमेंटल कर देना सही नहीं होगा। नेक्स्ट न्यूज़, मोरक्को रोड्स ऑन द होप ऑफ अरब्स एंड अफ्रीका टू द वेरी लास्ट। यहाँ पे मोरक्को की बहुत तारीफ की गई है। मोरक्को की बात करो तो 1940 की फिल्म है कासाब्लांका, उसमें मोरक्को आता है। अगर आप फ्रेंच कॉलोनियल हिस्ट्री में चले जाओ तो मोरक्को आ जाता है, जो कि एक समय पे इस पर्टिकुलर कंट्री मोरक्को पे फ्रांस का राज था। लेकिन इस बार फीफा वर्ल्ड कप के रिस्पेक्ट में मोरक्को न्यूज़ में रहा है, ठीक है ना। 0-2 से मोरक्को को हरा दिया फ्रांस ने, बट ओवरऑल मोरक्को सेमीफाइनल तक पहुंचा वर्ल्ड कप फीफा की, अपने आप में बड़ी बात है। अशरफ हकीमी जो कि कैपिटल थे मोरक्को टीम के, ग्रुप F इन्होंने टॉप किया, नॉकआउट्स में बाहर निकले। लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था ये मोरक्को के।
ठीक है ना। अरे अचीवमेंट क्यों था, एक तो अफ्रीकन कंट्री इतनी आगे पहुंची, दूसरा कतर में हो रहा था, वेस्ट एशिया में ओवरऑल ये पर्टिकुलर फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था, और कतर एक मुस्लिम कंट्री है, तो कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज हैं वो भी अपने आप को मोरक्को के साथ एसोसिएटेड नजर आ रहे थे। कतर एक अरब कंट्री, एक अरब कंट्री के अंदर एक मुस्लिम कंट्री की टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर रही, तो कहीं ना कहीं अरब्स के लिए भी एक प्राउड वाली बात थी। तो अफ्रीका और अरब्स दोनों की सक्सेस के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है मोरक्को की सक्सेस को। मोरक्को ने एक एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में। सबसे खास बात यह है कि मोरक्को में जो उनके कैप्टन थे अशरफ हकीमी, इनकी जो माँ है वो इस टीम में स्पेन में एक डोमेस्टिक हेल्प हुआ करती थी, और स्पेन को ही हराया है इस बार फीफा वर्ल्ड कप में मोरक्को में। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा फीट है, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है मोरक्को का फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचना। तो ये ओवरऑल यहाँ पे बातें बताई गई हैं दोस्तों। मोरक्को की बड़ी बढ़ चढ़ के तारीफ की जा रही, फुटबॉल के जो फॉलोवर्स हैं ओवरऑल ये न्यूज़ उनको काफ़ी अपील करेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं वीडियो खत्म कर रहा हूँ, आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने डिटेल में आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।